नमस्ते दोस्तों, और कैसे हो। आज 12 अगस्त 2025 मंगलवार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार से और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। देवभूमि उत्तराखंड पर प्रकृति का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई अचानक बाढ़ ने तबाही की तस्वीर बदल दी। घर, होटल और सड़कें मलबे में समा गए। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी लगातार जुटी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 8 सालों में 25,000 से ज्यादा आपदाएं दर्ज हुई हैं। 2018 सबसे भयावह साल रहा, लेकिन इस साल भी हालात चिंताजनक हैं। सिर्फ 10 अगस्त तक 659 आपदाएं हो चुकी हैं, जिनमें 209 लोगों की मौत और 491 लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा मौतें टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में, जबकि अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग में कोई मौत दर्ज नहीं हुई। भारी बारिश और भूस्खलन ने 476 घर तबाह कर दिए। बागेश्वर और पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। प्राकृतिक आपदाएं न सिर्फ जान ले रही हैं, बल्कि सड़कों, बिजली और पानी की योजनाओं को भी बर्बाद कर रोजमर्रा की जिंदगी को थमा रही है। फिलहाल राहत दल और प्रशासन पूरी ताकत से काम में जुटे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या देवभूमि कभी इन लगातार आती आपदाओं से राहत पा सकेगी? मेरी राय में प्रकृति से सच्ची राहत पाने के लिए हमें सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि रोकथाम की दिशा में भी कदम बढ़ाने होंगे। आपको क्या लगता है? अब बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। देश में चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर चुनाव और सत्ता की चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स के नाम होने का आरोप लगाया। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने इस मामले में कर्नाटक कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ संसद से पैदल मार्च का ऐलान किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाई। मार्च के दौरान कुछ सांसदों की तबीयत भी खराब हुई। लोकसभा की कार्यवाही में पिछले 11 सालों में करीब 2000 करोड़ रुपए हंगामे और वॉकआउट की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि संसद में सबसे ज्यादा हंगामे आज के विपक्षी दलों की वजह से होते हैं। राहुल गांधी ने अब ईवीएम की बजाय वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को चुनावों की असली चोरी बताया है। ये मामला आगे गर्माता दिख रहा है। मेरी राय में लोकतंत्र की रक्षा के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है। आपको क्या लगता है? दूसरी खबर ये रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों को परेशान करना शुरू कर दिया है। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी कर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग और राजनयिक आवासों में समाचार पत्रों की डिलीवरी रोक दी है। जवाब में भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी राजनयिकों को अखबार की आपूर्ति बंद कर दी। साथ ही पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय राजनयिकों की कड़ी निगरानी और अनधिकृत प्रवेश की घटनाएं भी सामने आई हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों को गैस और पानी की सप्लाई में भी बाधाएं मिल रही हैं। स्थानीय दुकानदारों को पाक अधिकारियों ने भारतीय राजनयिकों को ये सुविधाएं देने से मना किया है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भी ऐसे ही हालात थे। इस सब के बीच भारतीय राजनयिक महंगे दामों पर गैस खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी ने हाई कमीशन की गैस सप्लाई रोक दी है। मेरी राय में ये हरकतें राजनयिक शिष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ हैं और बातचीत से ही समाधान संभव है। आपको क्या लगता है? सोनी टीवी का सबसे लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति वापस आ गया है। इस बार बिग बी अमिताभ बच्चन ने नए अंदाज में होस्टिंग की कमान संभाली है। शो के नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। अब फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में कंटेस्टेंट से सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, जिसे सबसे तेज सही जवाब देना होगा। लाइफलाइंस में ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप और नया सुपर संदूक शामिल हैं, जहां सही जवाब देने पर कंटेस्टेंट्स को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। सुपर संदूक में 5 सही जवाब देने पर कंटेस्टेंट को अपनी जीती हुई राशि बैंक में ट्रांसफर करने या खोई हुई लाइफलाइन वापस पाने का विकल्प मिलता है। इस बार शो में नया सेगमेंट जनता के सवाल भी शुरू हुआ है, जहां देश भर के लोगों के सवाल लाइव ऑडियंस वोटिंग के जरिए हल होंगे। पहली कंटेस्टेंट तिरुवनंतपुरम की सुष्मिता सहाय, एक पूर्व भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन लीडर, ने शानदार खेल दिखाया और 60,000 रुपये जीतकर अपनी लाइफलाइन वापस पाई।
कौन बनेगा करोड़पति अब हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी और सोनी लिव पर दिखेगा। मेरी राय में इस नए रूप में केबीसी और भी रोमांचक और दर्शकों को जोड़े रखने वाला होगा। आईसीआईसीआई बैंक ने अब अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। यह नियम 1 अगस्त 2025 से नए खोले गए खातों पर लागू होगा। आरबीआई ने साफ कहा है कि मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों का अधिकार है, इसलिए वह इस फैसले को पलट नहीं सकता। यह बदलाव मेट्रो, शहरी, सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग लागू होगा। हालांकि पुराने खातों और सैलरी अकाउंट होल्डर्स पर यह नियम लागू नहीं होगा। अगर कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखता तो बैंक 86% तक या 500 रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा अब गैर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से कुछ सीमित फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, उसके बाद चार्ज देना होगा। डेबिट कार्ड के लिए भी एनुअल फीस लागू हो गई है। मेरी राय में बैंकिंग नियमों में बदलाव से ग्राहकों को सजग रहना जरूरी है ताकि अनचाही परेशानी से बचा जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक कूटनीति पर चर्चा की। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को रूस के हालिया हमलों की जानकारी दी, खासकर जापोरिजिया के बस स्टेशन पर हुए हमले का जिक्र किया जिसमें कई लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने की कूटनीतिक संभावना के बावजूद रूस अपनी आक्रामकता जारी रख रहा है। पीएम मोदी ने युद्ध के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान व्यक्तिगत बैठक करने पर सहमति जताई। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया है, जबकि मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया है। मेरी राय में ऐसे वार्तालाप विश्व शांति और सहयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपुल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखे और सिंधु नदी पर बांध बनाए तो इससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने यह बयान शाह लतीफ पुरस्कार समारोह में दिया। इससे पहले भारत ने 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। हालांकि 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी भविष्यवाणी की है कि संभावित युद्ध जल्द हो सकता है और सेना पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को एकजुट कर नई ऊर्जा दी। मेरी राय में ऐसी धमकियों से तनाव तो बढ़ेगा, लेकिन शांति और समझौते ही लंबी अवधि में समाधान होंगे। आपको क्या लगता है? कर्नाटक के धर्मस्थला सामूहिक दफन मामले में एसआईटी ने अब तक 16 साइटों पर खुदाई की है, जहां साइट 6 और 11 से मानव कंकाल मिले हैं, लेकिन साइट 13 पर तकनीकी दिक्कतों के कारण खुदाई अचानक रोक दी गई है। यह वही जगह है जहां नकाबपोश सफाई कर्मी ने सबसे ज्यादा लाशें दफनाने का दावा किया था। एसआईटी ने बाहुबली पहाड़ियों में भी खुदाई की, लेकिन वहां कोई सबूत नहीं मिला। इस बीच एक महिला गवाह ने नकाबपोश कर्मचारी के दावे की पुष्टि की है। राजनीति में मामला गरमाया है। भाजपा विधायक एसआर विश्वनाथ ने धर्मस्थला के खिलाफ अभियान की बात कही और नकाबपोश पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने दावों को झूठा करार दिया है। एसआईटी पर आरोप भी लगे हैं कि बाहुबली हिल्स क्षेत्र में सबूत मिटाने की कोशिश हुई। मेरी राय में इस संवेदनशील मामले में जल्द निष्पक्ष जांच और शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। आपका क्या विचार है? लोकसभा ने हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स बिल और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन बिल पास कर दिया है। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई भी इस बिल के दायरे में आ गया है। यह बिल भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने के लिए लाया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन होगा जो बीसीसीआई समेत सभी खेल महासंघों पर नजर रखेगा। साथ ही एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी बनेगा जो खेलों से जुड़े विवादों का निपटारा करेगा। बीसीसीआई के लिए एक बड़ी राहत यह है कि खिलाड़ियों और प्रशासकों के लिए आयु सीमा में ढील दी गई है, इसलिए 70 साल के रोजर बिन्नी आगे भी अपने पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि आरटीआई के दायरे में बीसीसीआई को शामिल करने का प्रस्ताव हटा दिया गया क्योंकि ये केंद्र सरकार के फंड पर निर्भर नहीं है। एंटी डोपिंग बिल में भी संशोधन किए गए हैं जिसमें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की आपत्तियां दूर की गई हैं। अब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नेडा पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगी। मेरी राय में ये बिल खेलों की पारदर्शिता और बेहतर नियमन के लिए एक अहम कदम है। आपके ख्याल में इससे भारतीय खेलों को कितना फायदा होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर डॉग शेल्टर में भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने नगर निकायों और अन्य एजेंसियों को कहा है कि वे मिलकर पर्याप्त डॉग शेल्टर्स बनाएं और सुनिश्चित करें कि आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों से हटाया जाए। लेकिन दिल्ली में फिलहाल कोई भी ऐसा डॉग शेल्टर उपलब्ध नहीं है। एमसीडी सूत्रों के अनुसार दिल्ली में केवल 20 नसबंदी केंद्र हैं, जिनकी क्षमता लगभग 2500 कुत्तों की नसबंदी करने की है। दिल्ली में लगभग 6 लाख आवारा कुत्ते हैं और इन्हें नियंत्रित करने के लिए कम से कम 4.5 लाख कुत्तों की नसबंदी हर साल करनी होगी। मौजूदा संसाधनों के साथ केवल 1,25,000 कुत्तों की नसबंदी ही संभव है, जो लक्ष्य से बहुत कम है। पूर्व एमसीडी पशु चिकित्सा निदेशक डॉ. वी.के. सिंह ने कहा कि अधिक आश्रय स्थल बनाने होंगे, एक नसबंदी किए हुए कुत्तों के लिए और दूसरा बिना नसबंदी वाले कुत्तों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी आवारा कुत्ते को शेल्टर में रखने के बाद वापस सड़क पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दिया गया है कि वे सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्चों को आवारा कुत्तों के काटने से बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे रेबीज जैसी घातक बीमारी फैल रही है। एमसीडी ने घोषणा की है कि वे अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स को मॉडर्नाइज करेंगे और एनजीओ के साथ मिलकर कुत्तों में माइक्रोचिप लगाना शुरू करेंगे, ताकि नसबंदी और स्वास्थ्य की निगरानी बेहतर हो सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।